स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब। चलिए आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा SN1 रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने SN2 रिएक्शन के बारे में पूरा पढ़ लिया था और उससे रिलेटेड कुछ रिएक्शन भी हमने देख ली थी। आज हम पढ़ेंगे बेटा SN1 रिएक्शन और साथ ही साथ हम SN2 को भी कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का टॉपिक हेडिंग लिख लीजिए SN1 रिएक्शन। अगर SN1 का फुल फॉर्म आप लिखोगे बेटा तो देखो 1 का मतलब होता है बेटा यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 की जो फुल फॉर्म होती है वो भी मैं साथ में लिख देता हूं। इसको हम लिखेंगे बेटा यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना बेटा। SN1 का मतलब हो गया यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए तो SN1 रिएक्शन की बात करेंगे बेटा। तो SN1 रिएक्शन जो है बेटा मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। मल्टी स्टेप रिएक्शन को हम नॉन कंसर्टेड रिएक्शन भी बोलते हैं। चलिए तो सबसे पहले यही लाइन लिखते हैं बेटा इसमें कि ये क्या होता है बेटा, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। देखो मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, वैसे सिर्फ याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं ना, ट्रिक है बेटा या हिंट समझो, सिर्फ याद करने के लिए। याद रखने के लिए क्या कि जो यहाँ पर जो पावर होती है उसका जस्ट उल्टा करो, उससे आपको स्टेप्स पता चल जाएगी कि वो कौन से स्टेप की होती है। स्टार्टिंग की बात है, बाकी तो फिर आपको याद हो जाता है। जैसे SN2 2 का रिवर्स होता है बेटा उल्टा होता है, 1 होता है, यानी कि वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब 1 जो है 1 का उल्टा करोगे या मैं तो क्या होगा बेटा 1 का 2 होगा, तो 2 यानी कि हम बोल सकते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो जस्ट याद रखने के लिए हिंट है, अगर आपको याद रह जाए नॉर्मली तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो SN1 जो है बेटा मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन कंसर्टेड रिएक्शन। तो चलिए ये लिख लेते हैं बेटा। सबसे पहले इट इज अ नॉन कंसर्टेड रिएक्शन। इट इज अ नॉन कंसर्टेड रिएक्शन। और नॉन कंसर्टेड को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसका मतलब क्या होता है मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन तो एक बेटा अपनी मल्टी स्टेप रिएक्शन है। नॉन कंसर्टेड का मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन। अब जब कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप होती है, यानी कि बेटा कि जब रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो डायरेक्ट नहीं गए, बीच में कुछ एक सब्सटेंस बनेंगे, और जो बीच में सब्सटेंस बनेंगे उन्हीं को हम बोलते हैं बेटा इंटरमीडिएट। जैसे हमें A to C जाना है, तो अगर A to C हम डायरेक्ट गए तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, जैसे SN2 रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, पिछली बार जो हमने पढ़ा था। लेकिन पहले हम क्या जाएंगे बेटा, A to B जाएंगे एंड देन B to C जाएंगे। तो A to C जाने में हमें 2 स्टेप्स लगा, तो इस वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा SN1 रिएक्शन। और जब A to C गया तो ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, तो बीच में जो बना हमारा उसको हम बोलते हैं बेटा इंटरमीडिएट। तो इस रिएक्शन में क्या बनता है बेटा, इंटरमीडिएट बनेगा, और जो इंटरमीडिएट बनेगा बेटा वो होगा आपका कार्बोकेटाइन इस वाले रिएक्शन में। चलिए तो यहाँ पर लिखता हूं बेटा, इस रिएक्शन में क्या होता है, इंटरमीडिएट बनता है, वो कौन होता है, कार्बोकेटाइन। तो लिख देता हूं इंटरमीडिएट is carbocation. Intermediate is carbocation. Hence, अब जब इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है बेटा, जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा तब या उस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। और रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि हम लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में शिफ्ट हो सकते हैं, है ना। तो इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन, hence rearrangement is possible. तो ये दो बात हो गई सिंपल। अब हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। चलिए जैसे मान लेते हैं आपके पास रिएक्शन है, अब आपके पास रिएक्शन है, मान लो आपका ये कार्बन है बेटा,
अब कार्बन के लिए ये लिविंग ग्रुप इधर लगा देता हूं। लिविंग ग्रुप अगर आप बोलते तो मैं क्लोरीन लिख लेता हूं, है ना, या कोई भी हेलोजन लिख लेता हूं। अल्काइल हैलाइड जो है उसमें कोई भी हेलोजन हो सकता है। ये मैंने अल्किल हैलाइड लिख लिया बेटा। अब यहाँ पर एक वैलेंसी पे तो लगा दिया मैंने, आर लगा दिया बेटा, ये आर लगा दिया, एक मैंने लगा दिया, एक ये आर डैश लगा दिया मैंने बेटा, और एक मैंने लगा दिया ये आर डबल डैश। देखो दोनों चीजें समझना बेटा। ये पहले तो आर डैश और आर डबल डैश क्यों लगाया, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा कार्बन क्रियल रहे, है ना, क्योंकि क्रियल कार्बन रहेगा तो जो प्रोडक्ट है वो अपने इनएंशियोमर बनते हैं। तो इनएंशियोमर कैसे बनेंगे वही चीज मैंने दिखाने के लिए क्रियल लिया है। दूसरी चीज ये बेटा इस फॉर्म में लिखा है मैंने, ये तो क्या, ये जो वेज डैश फॉर्मूला लिखा है ना, क्योंकि कार्बन आप जानते हो कार्बन का सिंगल, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा क्योंकि चारों सिंगल बॉन्ड है, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को आप कैसे दिखा सकते हो, वेज डैश फॉर्मूला से, इस तरह से, दो तो प्लेन में, प्लेन ऑफ पेपर में, एक एबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो ये आपका तो रिएक्टेंट है बेटा, ये आपका रिएक्टेंट है अल्काइल हैलाइड, ये आपका रिएक्टेंट है बेटा अल्काइल हैलाइड। अब आपने क्या किया, जैसे इसकी रिएक्शन कर दी बेटा H2O से, इसकी रिएक्शन कर दी किससे, H2O से। तो यहाँ पर जो H2O है वो एक तरह से सॉल्वेंट भी है बेटा, है ना, जिस सॉल्वेंट में रिएक्शन हो रही है, और साथ ही साथ बेटा न्यूक्लियोफाइल भी है। यहाँ पर H2O सॉल्वेंट भी है और साथ ही साथ बेटा क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी है। तो ये चीज याद रखना बेटा, यहाँ पर H2O क्या है, H2O न्यूक्लियोफाइल भी है और एज वेल एज क्या बेटा, सॉल्वेंट भी है। चलिए, तो वैसे तो आप जानते हो कि H2O जो है बेटा वो कौन सा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। H2O सॉल्वेंट है, पहली चीज। दूसरा H प्लस और OH माइनस होता है इसमें, यानी कि पोलर है, और प्रोटिक यानी कि H प्लस दे सकता है तो पोलर प्रोटिक है। और याद रखना बेटा जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें SN1 रिएक्शन होती है, ठीक है। चलिए, तो ये H2O है बेटा। अब H2O आपको क्या प्रोवाइड करेगा, OH माइनस। ये तो लिविंग ग्रुप है बेटा, यहां से लिविंग ग्रुप हट जाएगा, लेकिन इसकी जगह कौन लगेगा, H2O तो लगेगा, लेकिन H2O प्रोवाइड क्या करेगा बेटा, आपको OH माइनस प्रोवाइड करेगा। तो देखो यहां पर हुआ क्या, ये कार्बन बेटा एज इट इज हुआ, देखो ये आर ऐसा कैसा लिख दिया आपने, ये आर डबल डैश आपने लगा दिया, आर डबल डैश, और ये आपका OH लग गया है बेटा। तो ये जो लिविंग ग्रुप था, ये लिविंग ग्रुप X किसके साथ जाएगा बेटा, ये जो H2O है, ये इसका जो H2O का मतलब क्या होता है बेटा, H प्लस और OH माइनस। तो इस रिएक्शन में जो OH माइनस था वो तो यहां पर आ गया, और जो बचा H वो H और X चला जाएगा HX की फॉर्म में। एक मिनट बेटा, हाँ चलिए बेटा, तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर क्या कि H2 क्या होगा बेटा, HOH दोनों देता है, तो ये OH तो क्या करेगा बेटा, लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर दिया, और जो H बचा है वो X के साथ जाके HX बना लेगा। तो यहाँ पर H2 जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और सॉल्वेंट की तरह भी काम करता है। अभी मैंने जस्ट रिएक्शन लिखी है बेटा, सिंपल सब्स्टिट्यूशन बताया है, कैसे कि लिविंग ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया बेटा, किसने कर दिया, OH ने कर दिया। अब इसकी मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ देखना बाकी है बेटा, कैसे मल्टी स्टेप हुआ, कैसे कार्बोकेटन बनेगा। तो आप फटाफट से ये कॉपी कर दीजिए, अभी देखेंगे हम, है ना। चलिए, तो इस रिएक्शन की थोड़ी मैकेनिज्म के ऊपर आते हैं, जो कि वही हमें पढ़नी थी बेटा। चलिए, तो SN1 रिएक्शन जो है उसके हम पढ़ेंगे बेटा मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में ये आपका रिएक्टेंट रहा बेटा, ये आपका रिएक्टेंट R, उसके बाद आएगा बेटा ये R के बाद आएगा बेटा R डैश, और R डैश के बाद है बेटा यहाँ पर ये R डबल डैश। ये जो है ये एबोव द प्लेन है, आपको हर बार में बताता चल रहा हूं बेटा, और R डैश का मतलब है बिलो द प्लेन, और ये जो सिंपल लाइन बनाता हूं बेटा इसका मतलब है प्लेन ऑफ पेपर। और यहाँ पर है बेटा आपका X जो कि आपका लिविंग ग्रुप है। तो अभी स्टार्टिंग में इस SN1 रिएक्शन में होता क्या है बेटा, SN1 रिएक्शन में स्टेप, ये स्टेप नंबर 1 है बेटा अपनी, ये स्टेप फर्स्ट है। चलिए, तो SN1 रिएक्शन में पहले क्या करेगा बेटा कि लिविंग ग्रुप जो है वो लिविंग ग्रुप क्या होगा, यहां से डिपार्चर हो जाएगा, यहाँ पे बोले लिविंग ग्रुप जो है यहां से हट जाएगा। तो जो लिविंग ग्रुप हटने की जो रेट होती है बेटा, ये जो स्टेप होती है बहुत स्लो रेट से होती है। ये जो
ये क्या होती है, बहुत स्लो होती है बेटा। स्लो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटने में यहाँ पर टाइम लग जाता है। क्यों लग जाता है, क्योंकि आप जानते हो X जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये माइनस होता है। तो इस पे पार्शियली माइनस, तो कार्बन पे क्या होगा बेटा, पार्शियली पॉजिटिव होगा। यानी कि कुल मिला के जो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो ये बॉन्ड टूटने में क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये जो स्टेप होती है स्लो स्टेप होती है। और आपको मैंने बताया हुआ है रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होती है, जो स्लो स्टेप होती है वो क्या होती है बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम आरडीएस भी बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक्स क्या करेगा बेटा, एक्स के यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, लीव हो जाएगा बेटा। तो क्या बचेगा, अब आपके पास बचा क्या बेटा, ये आपके पास एक कार्बन बचा यहाँ पर। अब देखो ये जब ये चला जाएगा तो इसकी सिर्फ 3 ही वैलेंसी बचेगी बेटा ना। जब ये माइनस चला जाएगा तो कार्बन पे क्या आएगा बेटा, प्लस आ जाएगा। तो कार्बो कैटायन आपके पास बना है। और आपको पता होना चाहिए कार्बो कैटायन की कितनी वैलेंसी बची बेटा, 1, 2 और 3। तो आप 3 वैलेंसी को सिंपल कैसे अरेंज कर सकते हो, ये एक वैलेंसी बेटा, ये दूसरी वैलेंसी R डबल डैश, ये इसका R डैश, और ये इसका थर्ड वैलेंसी R डबल डैश। और जहां से क्या हो बेटा कि इसका जो 4th इलेक्ट्रॉन था वो तो हेलोजन लेके चला गया, हेलोजन के पास माइनस आ गया, खुद का भी इलेक्ट्रॉन और कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन गया बेटा, इसका वैकेंट ऑर्बिटल बच जाएगा ना। इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका जो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, कौन सा बेटा, p ऑर्बिटल, वो क्या हो जाएगा, वैकेंट बच जाएगा। तो जो कार्बोकैटायन बना है इसके बारे में मैं बहुत पहले डिस्कस भी कर चुका हूं बेटा, पूरा लेक्चर था कार्बोकैटायन के ऊपर है ना। 3 वैलेंसी होती है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, सब कुछ। चलिए, तो ये आपका इंटरमीडिएट बना बेटा कार्बोकैटायन। ये आपका जो है बेटा, ये क्या बना, इंटरमीडिएट। ये आपका बना इंटरमीडिएट बना बेटा, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन की अगर आप ज्योमेट्री की बात करो तो कौन सी बेटा ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर। आपको देखा इसकी ज्योमेट्री कौन सी बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। तो वैकेंट ऑर्बिटल है बेटा। चलिए, अब हम बात करेंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, sp2 हो जाएगा बेटा हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हो जाएगा बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, अब हम बात करेंगे बेटा कि यहां पर आपको थोड़ा सा एक डाउट हो रहा होगा। डाउट है कि जैसे लिविंग ग्रुप जो है वो निकल गया तो अपने आप कैसे निकलता है लिविंग ग्रुप। देखो वैसे तो अपने आप निकलता नहीं है बेटा, यहां पर कोई ना कोई कैटलिस्ट जरूर यूज करते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, कोई ना कोई कैटलिस्ट जरूर यूज करते हैं। तो कैटलिस्ट की वजह से लिविंग ग्रुप क्या करता है, निकल जाता है। कैटलिस्ट जैसे कोई लेविस एसिड हो गया, लेविस एसिड जैसे क्या हो जाएगा बेटा, AlCl3 हो जाएगा, BCl3 हो जाएगा, FeCl3 हो जाएगा। बहुत सारे लेविस एसिड होते हैं। तो कोई भी एक लेविस एसिड हम यूज करते हैं कि कैटलिस्ट जो यूज करते हैं उसकी वजह से ये जल्दी निकल जाता है। कई बार बिना कैटलिस्ट के भी रिमूव हो जाएगा रिएक्शन करने के लिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। लेकिन कैटलिस्ट से बेटा थोड़ा जल्दी निकल जाता है ना। तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं बेटा। यहाँ पर हम कैटलिस्ट, थोड़ा ये अच्छे से दिख नहीं रहा बेटा ये, चलिए यहाँ पर कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 इतना सा क्या हुआ बेटा कि आपका जो एल्किल हैलाइड था उसमें से लिविंग ग्रुप निकल गया, एल्किल हैलाइड में से लिविंग ग्रुप निकल गया X माइनस, और आपका बच गया बेटा इंटरमीडिएट। अब स्टेप सेकंड जो है, अब स्टेप सेकंड जो है ये स्टेप नंबर सेकंड। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा बेटा कि आप किस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा, OH माइनस। जैसे कार्बोकैटायन है, अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये आपका कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन के ऊपर अभी आप थोड़ा सा नोट डाउन मत करना, समझ लेना। ये जो कार्बोकैटायन है ये R डैश और ये R डबल, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा बेटा, आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन था, OH माइनस। तो अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए, या मैं बोलूं कि यहाँ पर ऐड होने के लिए 2 जगह खाली दिख रही है बेटा। 2 जगह कौन सी, कि वो जो है बेटा वो सामने से भी अटैक कर सकता है। सामने से मतलब कि जहां पर पहले X लगा हुआ था, जहां पर पहले X लगा हुआ था उस साइड से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, और या फिर वो चाहे तो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। अब अगर हम बात करें पिछले रिएक्शन SN2 रिएक्शन की, अगर हम बात करें तो SN2 रिएक्शन में बेटा पहले क्या होता था, लिविंग ग्रुप पहले लगा ही रहता है, और इस कंडीशन में ये रिमूव नहीं होता है ना। मैं भी बात कर रहा हूं बेटा किसकी, SN2 प्रीवियस रिएक्शन की। तो
उसमें X लगा रहता है, पहले रिमूव नहीं होता है, पहले कौन अटैक करता है बेटा H2O, तो वहां पर वो सामने से अटैक नहीं करता है, सिर्फ पीछे से ही अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर बेटा लिविंग ग्रुप पहले हट जाएगा, और लिविंग ग्रुप हट जाएगा तो आगे वाली जगह भी क्या हो जाएगी, थोड़ी खाली हो जाएगी। तो जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा वो आगे से भी अटैक कर सकता है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से भी अटैक कर सकता है। उसके पास क्या बेटा दो रास्ते हैं, है ना। तो अभी मैं स्टेप नंबर 2 लिखूंगा। पहले आप क्या करिए, आप बेटा ये स्टेप नंबर 1 कॉपी कर लीजिए, थोड़ी बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, कॉपी कर दो फटाफट। ये आपका रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड, रिएक्टेंट एल्किल हैलाइड है बेटा आपके पास, है ना। स्लो स्टेप से लिविंग ग्रुप निकल गया। कैसे निकला, कोई ना कोई कैटलिस्ट जरूर आपने लिया हुआ है यहाँ पर, और ये बन गया कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइगोनल प्लेनर्स की ज्योमेट्री हो जाएगी। चलिए अब स्टेप नंबर आता है 2। अब स्टेप 2 में, स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। तो अब क्या होगा स्टेप नंबर 2 में, आपका इंटरमीडिएट में यहां पे लिख देता हूं बेटा R, ये कार्बन, ये R डैश और ये R डबल डैश, और ये आपके पास यहां पर बेटा ये हो गया प्लस वैकेंट ऑर्बिटल। क्या हुआ बेटा, सेकंड स्टेप में कौन अटैक करेगा, H2O, या मैं बोलूं न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो जो H2O न्यूक्लियोफाइल है बेटा, तो वो यहां से भी अटैक कर सकता है, और वो जो है बेटा वो पीछे से भी अटैक कर सकता है, दोनों जगह से अटैक कर सकता है बेटा वो, है ना। तो अब मैं यहाँ पर दोनों दिखा दे रहा हूं कि एक बार आगे से अटैक करेगा तब क्या होगा, और एक बार पीछे से अटैक करेगा तब वो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं 2 प्रोडक्ट बनाऊंगा बेटा ना। जब एक बार अगर आगे से अटैक करेगा बेटा फ्रंट साइड से, तो जो OH लगेगा, H2 क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, OH, तो जो OH लगेगा वो सेम वैसे ही लगेगा जैसे लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, है ना बेटा। जैसे लिविंग ग्रुप लगा हुआ था सेम उसी तरह से हम क्या लगा देंगे, OH को लगा देंगे। यानी कि ये आपका R है, ये आपका क्या बेटा, ये R है ऐसा कैसा है, ये सॉरी ये कार्बन, ये R, ये आपका R डैश, ये आपका R डबल डैश, और ये आपका OH। ये कब लगा बेटा, जब यहां से अटैक हुआ, है ना। यानी कि जो OH है ये कौन सी साइड है बेटा, OH कौन सी साइड है, जिस साइड पहले आपका क्या था बेटा, हेलोजन था। अब क्या हुआ, अब पीछे से भी अटैक हो सकता है बेटा। तो पीछे से अटैक होगा तब क्या होगा, जब भी पीछे से अटैक होता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, इन्वर्जन बनता है ना। SN2 रिएक्शन में सिखाया था कि जो बैक साइड से अटैक होता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, इन्वर्जन बनता है। तो यानी कि इन्वर्जन में प्रोडक्ट इन्वर्जन बनता है, इट मीन्स कोई न कोई इनेंशियोमर का वो इन्वर्ट बनता है। अगर रिएक्टेंट D है तो L बनेगा, L हो तो D बनेगा, इनेंशियोमर का उल्टा। लेकिन स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस वैलेंसी को इस तरफ लिख देते हैं। तो देखो कार्बन जो है तो इन्वर्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये R इधर लगाएंगे बेटा, और जो R डैश है उसको, और जो R डैश है इसको इस तरफ कर देंगे, और ये आपका R डबल डैश, ये आपका R डबल डैश, और पीछे से अटैक किया आपने तो ये हो गया आपका OH। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मान लो बीच में मिरर है, मान लो बेटा बीच में क्या है, मिरर है, ये बीच में मिरर मानो, तो दोनों प्रोडक्ट आपको कैसे दिख रहे हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज दिखना चाहिए। देखो बेटा, अगर देखो ये कौन सा वाला है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कौन सा है बेटा, जब उसने आगे से अटैक किया, फ्रंट साइड से अटैक किया, तो इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं बेटा रिटेंशन। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनता है, इसको ये प्रोडक्ट नंबर 1, ये प्रोडक्ट नंबर 2। तो जब आगे से अटैक करता है तो इसको बोलते हैं बेटा हम रिटेंशन बोलेंगे, इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन। और जब पीछे से अटैक करता है बेटा तो इसको प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है बेटा, इन्वर्जन का प्रोडक्ट बनता है। तब प्रोडक्ट कौन सा बनेगा बेटा, इन्वर्जन का प्रोडक्ट बनता है। और आप रिटेंशन और इन्वर्जन को आप देखो, दोनों को देखो तो ये दूसरे की क्या है बेटा, मिरर इमेज है, और आप दूसरे क्या बेटा, एक दूसरे की मिरर इमेज है। अब मिरर इमेज है यानी कि अगर ये D आइसोमर है तो ये क्या होगा बेटा, L आइसोमर। अगर मान लो ये आपका D आइसोमर है तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा L आइसोमर। ये आपका कौन सा हो जाएगा, L आइसोमर। यानी कि जो पहला और दूसरा प्रोडक्ट है दोनों आपके यहाँ पर क्या बेटा, इनेंशियोमर बनेंगे। तो SN2 रिएक्शन में
SN2 रिएक्शन में क्या होता है बेटा, सिर्फ इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि वहां पर लिविंग ग्रुप लगा ही रहता है और सिर्फ पीछे से टेक कर सकता है। लेकिन यहां पर पहले लिविंग ग्रुप निकल जाने की वजह से 2 जगह खाली हो जाती है, तो वो आगे से भी टेक कर सकता है, पीछे से भी टेक कर सकता है, और जो 2 प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, अभी देखो इनेंशियोमर कब बना, आप देखो ये चारों वैलेंसी अलग हो गए बेटा, एक R डैश R डैश R डबल डैश और OH, तो ये कार्बन किरेल है, R डैश R डबल डैश OH, ये कार्बन भी किरेल है, तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज, देखो ओवरलैप भी नहीं हो रही है बेटा, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनेंशियोमर। हाँ, अगर मान लो रिएक्टेंट में ये कार्बन किरेल नहीं है, ये मैं बोलूं कि प्रोडक्ट में भी, प्रोडक्ट बनने के बाद भी किरेल नहीं है, प्रोडक्ट बनने के बाद भी कार्बन किरेल नहीं है, तो आप जानते हो यहाँ पर इनेंशियोमर नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा जो D और L है, तो ये दोनों इनेंशियोमर एक साथ बनेंगे, और जब D और L दोनों इनेंशियोमर अगर एक साथ बने, सॉल्यूशन में एक साथ प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं बेटा रेसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो एक रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। आपसे सीधा सीधा अगर पॉइंट टू पॉइंट पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन, क्या पूछ ले बेटा, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन, तो आपको आंसर देना है कि वो जो प्रोडक्ट बनेगा SN1 रिएक्शन का वो एक रेसिमिक मिक्सचर होगा बेटा, है क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि D और L दोनों वहां पर प्रेजेंट होता है। लेकिन स्लाइटली इन्वर्जन वाला ज्यादा प्रोडक्ट होता है ना बेटा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा नो डाउट, बट थोड़ा सा स्लाइटली कौन सा ज्यादा होगा बेटा, इन्वर्जन वाला ज्यादा होगा। चलिए फटाफट कॉपी कर दीजिए, उसके बाद बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर लिखनी है, इसको कॉपी कर दो बेटा। चलिए, तो आपने कॉपी कर दिया होगा। जो आपने रिटेंशन लिखा है बेटा, जो आपने रिटेंशन लिखा है, यहाँ पर रिटेंशन जो आपने लिखा है, थोड़ा उसके नीचे लिखना, रिटेंशन नीचे क्या लिखना, रिटेंशन किसको बोलते हैं, देखो एज OH is on same side एस एक्स, यानी कि जिस साइड एक्स था बेटा उसी साइड क्या है, OH है, तो उस वाले प्रोडक्ट को हम बोलते हैं बेटा रिटेंशन। ठीक है, और इन्वर्जन में क्या होता है बेटा, OH जो है वो क्या होता है, अपोजिट साइड होता है ना, अपोजिट साइड होगा, यानी कि अगर लिविंग ग्रुप इस तरफ है, मतलब यानी कि राइट साइड है, तो न्यूक्लियोफाइल पीछे की साइड होगा, लिविंग ग्रुप नीचे की तरफ है, तो OH जो है या न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऊपर की तरफ होगा, लिविंग ग्रुप एबोव द प्लेन है तो न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन होगा, इस तरह से अपोजिट होना बेटा ना। तो एज OH is on opposite side of halogen। ठीक है, चलिए तो याद रखना बेटा, ये लिखना है, रिटेंशन के नीचे ये लिख लेना और इन्वर्जन के नीचे ये लिख लेना। और यहाँ पर ये दोनों जो प्रोडक्ट बनेंगे, पहले और जो दूसरे, यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ये दोनों क्या है बेटा, दोनों मिलके क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। मैं लिखवा दूंगा फिर आगे, चलिए इतना कॉपी कर लो। चलिए, तो यहाँ पर बेटा जो प्रोडक्ट थे बोथ 1 and 2 प्रोडक्ट्स, यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट्स थे वो क्या है बेटा, आर इनेंशियोमर, है ना, आर इनेंशियोमर, एक डी होगा, दूसरा क्या होगा बेटा, एल होगा, और इसीलिए जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बेटा, रेसिमिक मिक्सचर, आर इनेंशियोमर, और जो प्रोडक्ट होगा बेटा आपका, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा बेटा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा आपका प्रोडक्ट, क्या बनेगा बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। याद रखना बेटा, ये तभी बनेगा जब वो कार्बन क्या होगा बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होंगे ना, किरेल कार्बन होगा, याद रखना ये चीज बेटा। तो प्रोडक्ट क्या होगा आपका, रेसिमिक मिक्सचर। बट याद रखना बेटा कि ये 100% रेसिमिक मिक्सचर नहीं होगा, बट नॉट 100% रेसिमिक मिक्सचर। क्यों नहीं होगा बेटा रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि यहां पर परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन
इज मोर देन परसेंटेज ऑफ रिटेंशन, परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन इज मोर देन परसेंटेज ऑफ रिटेंशन। यानी कि जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट होगा उसका परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है बेटा, इतना कोई ज्यादा भी नहीं होता, पॉइंट का फर्क होता है बस, है ना। चलिए तो कॉपी कर दीजिए बेटा चीजें। कब आगे बढ़ते हैं बेटा, कब आगे बढ़ के हम देखेंगे कि इसकी जो रेट है, SN1 रिएक्शन की जो रेट है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो अब यहां पर देखो कि जो रेट जो है बेटा वो डिपेंड करती है स्लो स्टेप पर, है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है बेटा, जो स्लो स्टेप होती है। तो जो स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट करने वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं, स्लो स्टेप में RDS में पार्टिसिपेट करने वाले जो मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट होते हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। और इस वाले रिएक्शन में RDS में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, वो सिर्फ रिएक्टेंट है बेटा ना, रिएक्टेंट एल्काइल हैलाइड। आप देख लो क्योंकि SN2 की बात करते हैं पिछली वाली रिएक्शन की, उसमें दोनों एक साथ पार्टिसिपेट करते थे ना, न्यूक्लियोफाइल भी आता था और एल्किल हैलाइड भी आता है। लेकिन यहां पर सिर्फ कौन आएगा बेटा, एल्किल हैलाइड आता है। देखो बेटा अपन दोनों को साथ साथ कंपेयर भी करते हुए चल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था। तो यहां पर हम बात करें कि रेट ऑफ SN1, तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड टू द पावर 1। और यहाँ पे जो पावर होती है बेटा इसको बोलते हैं ऑर्डर बोलते हैं, है ना। तो याद रखना बेटा कि जो SN1 रिएक्शन है उसकी रेट सिर्फ एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती है। न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड क्यों नहीं करेगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल RDS में इन्वॉल्व नहीं होता है। चलिए अब यहाँ पर लिख लीजिए बेटा कि जो पावर 1 है इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्डर क्या है बेटा, ऑर्डर इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है। याद रखना बेटा SN1 का ऑर्डर 1 है। अच्छा मोलिक्यूलरिटी कितनी है, मोलिक्यूलरिटी का मतलब कि स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड, तो इसका बेटा मोलिक्यूलरिटी भी कितनी आएगी 1, मोलिक्यूलरिटी भी कितनी आएगी बेटा 1 आएगी। और इसीलिए इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं, इसीलिए इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हम बोलते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब बात करें, देखो यहाँ पर एक चीज देखो कि जो SN1 रिएक्शन है उसकी जो रेट है वो एल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब एल्किल हैलाइड में तो दो चीजें बेटा, एक तो X भी आता है और एक खुद R आता है बेटा ना। तो दोनों पे हम फैक्टर पे बात करेंगे। तो पहला आता है बेटा कि नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, कि नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए। तो देखो बेटा इस रिएक्शन में भी लिविंग ग्रुप जो है गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। जो गुड लिविंग ग्रुप होगा तो क्या होगा बेटा कि वो इजीली वहां से चला जाएगा और इजीली लीव कर देगा रिएक्टेंट को, तो आपको कार्बोकेटाइन इजीली बन जाएगा। तो लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए बेटा, गुड होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर वो तो SN2 रिएक्शन में भी था, बिल्कुल सही पहचाने बेटा। SN1 और SN2 दोनों में लिविंग ग्रुप तो गुड ही होना चाहिए बेटा, क्योंकि लिविंग ग्रुप अगर जाएगा नहीं तो आगे रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। और रिएक्शन फास्ट होने के लिए जरूरी है कि लिविंग ग्रुप निकले बेटा, है ना। तो याद रखना बेटा कि लिविंग ग्रुप क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप फेवर्स, यहां पे लिख देता हूं गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप फेवर्स SN1 रिएक्शन, गुड लिविंग ग्रुप फेवर्स SN1 रिएक्शन। चलिए अगर हम बात करते हैं एग्जांपल लेते हैं बेटा, आपसे मैं कोई एग्जांपल दिया कि बताओ रेट ऑफ SN1 की, बताओ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन किसकी होगी। एक आपको दिया एल्किल आयोडाइड, एक आपको दिया एल्किल ब्रोमाइड, एक आपको दिया एल्किल क्लोराइड, एक आपको दिया एल्काइल फ्लोराइड। मैंने 4 आपको दिया। मैंने बोला कि बताओ किसमें SN1 रिएक्शन ज्यादा होगी और किसमें मतलब फास्ट होगी, किसमें स्लो होगी। तो देखो जो R है वो तो सब में सेम है बेटा, तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, किसके ऊपर करेगा, आयोडीन के ऊपर, है ना। तो आयोडीन देखो लिविंग ग्रुप कौन सा बढ़िया है, आयोडीन लिविंग ग्रुप बढ़िया है इन सब में, तो ये पहले करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। तो यानी कि रेट ऑफ SN1 कौन सी होगी बेटा, एल्किल आयोडाइड पहले करता है ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड पहले करता है क्लोराइड से, क्लोराइड पहले करता है फ्लोराइड से। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आयोडीन बढ़िया लिविंग ग्रुप है इन सब से, ब्रोमीन बढ़िया लिविंग ग्रुप है इन दोनों से, और क्लोरीन बढ़िया लिविंग ग्रुप है फ्लोरीन से। और ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं। तो ये जो रेट ऑफ SN1 है
विद रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, रेट ऑफ SN1 विद रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, ये बेटा SN2 जैसा ही है, सेम एज SN2। आ गया समझ में, सेम एज SN2। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि लिविंग ग्रुप तो गुड होना ही चाहिए बेटा, है ना। चलिए, तो चाहे SN1 हो या SN2 हो, गुड लिविंग ग्रुप फेवर्स। कॉपी कर दीजिए बेटा। अब बात आती है बेटा R की। R का मतलब एल्किल हैलाइड की बात आती है कि एल्किल हैलाइड कौन सा होना चाहिए। इट मींस सिंपल मिथाइल हैलाइड होना चाहिए, या 1 डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए। तो अब यहां पर देखो, तो अगला दूसरा आता है बेटा, दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड मतलब नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप की बात करते हैं बेटा, किसकी, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप की, कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, या बिना किसी डिग्री का, यानी कि सिंपल मिथाइल। तो देखो इस वाले रिएक्शन में, इस SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है बेटा कार्बोकेटाइन। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन बनता है बेटा, कार्बोकेटाइन। तो कार्बी रिएक्शन का इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है, वो रिएक्शन बेटा उतनी ही जल्दी हो जाती है। यानी कि इस रिएक्शन की जो रेट है, यानी कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है बेटा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, कि जो कार्बोकेटाइन यहां पर इंटरमीडिएट बना है वो उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, वो SN1 रिएक्शन की रेट भी उतनी ही ज्यादा होगी बेटा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पहली चीज यहां पर याद रखना बेटा। अब दूसरा, आप मेरे को एक चीज बताओ कि कार्बोकेटाइन जो है वो कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है। आप बहुत पहले पढ़ चुके हो, तो कार्बोकेटाइन जो है तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है बेटा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से, और 1 डिग्री ज्यादा होता है बेटा किससे, मिथाइल कार्बोकेटाइन से। तो ये बेटा कार्बोकेटाइन का ऑर्डर है ना। यानी कि कौन सा बेटा एल्किल हैलाइड फास्ट करेगा, कौन सा एल्किल हैलाइड फास्ट करेगा, 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन। और 3 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन के एल्किल हैलाइड को हम क्या बोलेंगे बेटा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। सो यहाँ पे ऑर्डर क्या मिला आपको बेटा कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड फास्ट करेगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री फास्ट करेगा 1 डिग्री से, और 1 डिग्री फास्ट करेगा बेटा मिथाइल हैलाइड से ना, मिथाइल हैलाइड यानी कि CH3X है ना, CH3X मिथाइल हैलाइड। जैसे आप अगर लिखना चाहो तो लिख लें कैसे बेटा, कि एक कार्बन है जिस पर तीनों तरफ क्या लगा हुआ बेटा, R लगा हुआ है, और फिर क्या लगा हुआ X, तो ये फास्ट करेगा बेटा, है ना, क्योंकि तीनों तरफ R है मतलब ये कार्बन 3 डिग्री है। फिर ये CH लगा दिया बेटा, फिर R और ये फिक्स, तो जो हेलोजन है वो 2 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा है ना बेटा, तो ये फिर ये करेगा। उसके बाद R CH2X और फिर सिंपल CH3X। तो आप कैसे भी समझ लो बेटा। तो SN1 रिएक्शन की रेट जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। चलिए, तो ये रेट आएगी बेटा। अब थोड़ा सा ये ऑर्डर देखो आप, ये ऑर्डर जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये ऑर्डर उल्टा है बेटा किसका, SN2 का, है ना, SN2 का। तो एक ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर SN2 का ये ऑर्डर निकालने का अलग कंसेप्ट था बेटा। वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस से हम जाते हैं, भीड़ बाढ़ से जाते हैं। उसमें क्या होता है कि लिविंग ग्रुप लगाए रहता है और वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो अगर मान लो कि कार्बन 3 डिग्री था, वहां पर SN2 रिएक्शन में कार्बन 3 डिग्री है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी या फिर होगी नहीं। तो वहां पर जो 3 डिग्री था, क्योंकि वहां पर कार्बोकेटाइन नहीं बनता है बेटा, वहां पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, तो इसीलिए याद रखना बेटा कि वहां पर सबसे फास्ट कौन करता है, CH3, जबकि यहाँ पर CH3 सबसे स्लो करेगा। वहां पर सबसे स्लो कौन करेगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, जबकि यहाँ पर सबसे फास्ट कौन करेगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो ये ऑर्डर जस्ट उल्टा है दोनों का बेटा, ये ऑर्डर दोनों का जस्ट उल्टा है, इसको याद रखें आप। चलिए, तो अगर अभी तक हम SN1 और SN2 को कंपेयर करें,
SN1 SN2 को कंपेयर करें तो छोटे छोटे कंपेरिजन क्या है बेटा, एक तो स्टेप्स का कंपेरिजन आ जाता है, एक रेट का कंपेरिजन आ जाता है ना। रेट में कैसे कि वो न्यूक्लियोफाइल और एल्किल हैलाइड दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कौन, SN2। और SN1 जो है सिर्फ एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है, ठीक। लिविंग ग्रुप दोनों में सेम है और एल्किल हैलाइड का ऑर्डर अलग है बेटा, है ना। उसमें मिथाइल फास्ट करता है SN2 में, यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड फास्ट करता है। SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जबकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है बेटा। चलिए अब मैं जैसे तो एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या आपको रेट पता करनी है बेटा ना, रेट ऑफ SN2, रेट ऑफ SN1 है ना बेटा, रेट ऑफ SN1 आपको पता करनी, बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, आपको दिया है CH3 CH2 CH Cl CH3, एक तो ये दिया बेटा आपको, मतलब क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में रेट ऑफ SN2, एक तो ये ऑप्शन दिया है ए, एक आपको दिया बेटा CH3 CH2 CH आयोडाइड CH3, और एक है बेटा CH3 CH2 CH CH3 और Br। तो आपको ABC 3 कंपाउंड दिए हैं। अब आपको बोला गया है इन तीनों को SN1 रिएक्शन के जो रेट है उसके ऑर्डर में अरेंज करो कि कौन फास्ट करेगा कौन स्लो करेगा। तो आप देखो कि जो R ग्रुप है वो तो सब में सेम है बेटा, है ना। देखो हमारी प्रायोरिटी सेम रहेगी बेटा। प्रायोरिटी क्या, सबसे पहले डिग्री चेक करना, याद करो बेटा, SN2 में समझाया था बेटा, वही चीज यहाँ पर है। प्रायोरिटी क्या, पहले एल्किल हैलाइड की डिग्री चेक करनी है, उसके बाद वो सेम हो या वो एल्किल हैलाइड R सेम हो तो फिर हम लिविंग ग्रुप के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे R सेम बेटा, अब हम जाएंगे लिविंग ग्रुप के ऊपर। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे आयोडीन और यहाँ पे ब्रोमीन। तो अगर आप लिविंग ग्रुप की एबिलिटी देखोगे, लिविंग एबिलिटी, अगर आप लिविंग एबिलिटी आपको पता हो बेटा तो क्या होती है बेटा, आयोडीन की सबसे ज्यादा होती है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर सबसे लास्ट में फ्लोरीन। तो पहले कौन रिएक्शन करेगा बेटा, बी। तो बी पहले रिएक्शन करेगा और फिर कौन करेगा बेटा, ये सी वाला रिएक्शन करेगा और फिर कौन करेगा बेटा, ये ए वाला रिएक्शन करेगा। तो ये ऑर्डर आएगा बेटा ना। कर दीजिए कॉपी। चलिए अगला आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, वो है आपको रेट निकालना है। ठीक है, मैं थोड़ा इसी में कर देता हूँ। CH3 CH2 CHCl में से मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैंने लगा दिया CH3। उसके बाद आपका यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर मैं क्लोरीन ही रखता हूँ बेटा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर मैं क्लोरीन रखता हूँ बस, लेकिन क्लोरीन लगा देता हूँ यहाँ पर CH2 Cl। चलिए अब यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले आप डिग्री चेक करो। वैसे लिविंग ग्रुप तो सेम है और वैसे भी लिविंग ग्रुप बाद में चेक करते हैं बेटा, तो डिग्री चेक करो। देखो जहां पर क्लोरीन लगा हुआ है, हेलोजन या लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, वहां पर कार्बन क्या है बेटा 1 डिग्री। जहां पे क्लोरीन लगा हुआ है वहां का कार्बन क्या बेटा 2 डिग्री। और जहां पे क्लोरीन लगा हुआ है वहां का कार्बन कौन सा बेटा 3 डिग्री। अच्छा, ऑर्डर कौन सा बेटा SN1। तो आप जानते हो SN1 डिपेंड करता है बेटा कार्बोकेटाइन के ऊपर। SN1 किसके ऊपर डिपेंड करेगा, SN1 मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप का मतलब इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन में कौन सा ज्यादा, 3 डिग्री ज्यादा, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, इसका मतलब ए वाला रिएक्शन फास्ट करेगा। फिर 2 डिग्री वाला यानी कि बी वाला, और 1 डिग्री सबसे लास्ट में आ जाएगा बेटा। तो ये रेट हो जाएगी बेटा, है ना। इसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन कार्बोकेटाइन। ये क्यों आया, क्योंकि आप जानते हो स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। चलिए अगर यही कंपाउंड होते और यहाँ पर SN2 की रेट पूछता बेटा, तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाता वो, है ना। चलिए तो इस तरह से आपको ये चीज देखना है बेटा ना। कॉपी कर दीजिए बेटा। अब हम देखेंगे बेटा इफेक्ट देखते हैं बेटा ना, कि किस किस पे डिपेंड करेगा, इफेक्ट देखते हैं बेटा ना। अगला आता है बेटा नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। इसकी बात करें SN1 की, पॉइंट नंबर का आता है बेटा नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। लिविंग ग्रुप देख लिया, क्या होना चाहिए, अल्किल ग्रुप पे बात कर लिया, बात है बेटा नेचर ऑफ
लिविंग ग्रुप पे, न्यूक्लियोफाइल पे बात करेंगे, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे हम बात करेंगे। तो देखो इसकी अगर SN1 की आप रेट देखो, मैंने आपको जो लिखाया था अभी, रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड टू द पावर 1, ये लिखाया था बेटा। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि SN1 रिएक्शन की जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगी। यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है बेटा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो याद रखना बेटा कि SN1 रिएक्शन की जो रेट है उस पर न्यूक्लियोफाइल का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए बेटा, है ना। चलिए दूसरी, अच्छा ये कैसे आया बेटा, SN2 में क्या होता है, देखो सब कुछ स्लो स्टेप से होता है बेटा। स्लो स्टेप में कौन कौन से रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही रेट में लिखे जाते हैं और उन्हीं के ऊपर रेट डिपेंड करती है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल नहीं है बेटा स्लो स्टेप में, तो रेट में भी नहीं आया, इसका मतलब रेट जो है न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगी। चलिए तो लिखता हूं न्यूक्लियोफाइल हैज no effect on rate of SN1 reaction because it is not involved in rate determining step, है ना बेटा, because it is not involved in rate determining step। चलिए ये तो बात हो गई, लेकिन हम बात करें बेटा जैसे कि अगर पहचानने की बात हो, है ना, वैसे तो डिपेंड नहीं करेगा अब, लेकिन हम पहचानने की बात आए कि सर रिएक्शन को पहचानना है, न्यूक्लियोफाइल देख के आपको रिएक्शन पहचानना है कि SN1 है और SN2 है। तो आप देखो बेटा कि SN2 रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप फेवर्स SN2 रिएक्शन। तो एक चीज याद रखना बेटा कि जो स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूंगा, वीक बोलूंगा ना, वीक न्यूक्लियोफिलिक, तो इसका उल्टा मतलब है ना SN2 का उल्टा। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक होता तो कौन फॉलो होगा बेटा, SN2। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो SN2 करेंगे और वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे बेटा, SN1 रिएक्शन करेंगे। वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे क्या करेंगे, SN1 रिएक्शन। देखो आप हिंट देता हूं, एक समझने की कोशिश करना। SN1 रिएक्शन क्या हुई बेटा, एक से ज्यादा स्टेप में हुई, इसका मतलब ऐसा समझ लेते हैं न्यूक्लियोफाइल कमजोर है, न्यूक्लियोफाइल वीक है ना बेटा। अगर मान लो कि जैसे SN2 रिएक्शन और वो एक ही स्टेप में हो गई, यानी कि बहुत जल्दी हो गई। क्यों जल्दी हो गई, क्योंकि उसके न्यूक्लियोफाइल में पावर ज्यादा थी, है ना। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, ये सिर्फ लॉजिक है, बाकी इसका कोई केमिस्ट्री से लेना देना नहीं है। केमिस्ट्री का लेना देना तो बस इतना सा है कि SN2 जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल करते हैं और SN1 रिएक्शन जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल करते हैं। और कैसे याद रखना है बेटा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं वीक न्यूक्लियोफाइल, है ना बेटा, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 रिएक्शन, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 रिएक्शन। दूसरी बात कि जो H2O है भी, जैसे हमने एग्जांपल में किया था बेटा H2O लिया था। अब H2O क्या है, सॉल्वेंट भी है, साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल भी है बेटा। दूसरी चीज जो सॉल्वेंट H2O है बेटा वीक न्यूक्लियोफाइल में आता है। देखो मैंने कंपैरिजन करके आपको बहुत पहले बताया था कि एक तो न्यूट्रल वाले बेटा और एक कौन से, चार्ज वाले। तो चार्ज वाले और न्यूट्रल वाले में ज्यादा पावरफुल कौन होते हैं बेटा, चार्ज वाले होते हैं। तो H2O जो है वो क्या है, न्यूट्रल है ना बेटा। तो न्यूट्रल वाले क्या होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो वीक न्यूक्लियोफाइल कौन से हो, जो न्यूट्रल होंगे। और न्यूट्रल जनरली क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे H2 हो जाएगा, NH3 भी हो जाएगा, यानी कि जो सॉल्वेंट भी होते हैं ना। तो जनरली वही क्या करेंगे बेटा, न्यूक्लियोफाइल करेंगे, जनरली वही SN1 रिएक्शन करते हैं। तो यानी कि जो सॉल्वेंट भी हो और साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सके, तो जनरली वही वाले न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं बेटा, SN1 रिएक्शन करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, देखो वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1, और वो कौन होते हैं बेटा, वो होते हैं सॉल्वेंट itself act as nucleophile, सॉल्वेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो बेटा कि जो सॉल्वेंट खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करते हैं बेटा, एक्ट करते हैं, वो वाले सॉल्वेंट क्या करेंगे, SN1 रिएक्शन को करते हैं ना बेटा। दूसरा जैसे H2O हो जाता है, अगर एग्जांपल की बात करें कौन कौन से बेटा, जैसे H2O हो जाता है,
अमोनिया हो जाता है, एल्कोहल हो जाता है बेटा, है ना। तो अगर मान लो कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल हो, न्यूक्लियोफाइल बोलो या फिर मैं बोलो कि जो सॉल्वेंट हो, न्यूक्लियोफाइल या मैं बोलूं कि जो सॉल्वेंट आपका कौन हो बेटा, H2O, तो उस प्रोसेस को या उस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा हाइड्रोलिसिस। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस। मान लो कि जो सॉल्वेंट या मैं बोलूं न्यूक्लियोफाइल आपका क्या बेटा NH3 हो इस वाले रिएक्शन के लिए, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, अमोनोलिसिस। क्या बोलेंगे बेटा उसको, अमोनोलिसिस। अगर मान लो कि ये ROH यानी कि एल्कोहल हो, तो एल्कोहल होगा बेटा, तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, एल्कोलिसिस। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एल्कोलिसिस, एल्कोहोलिसिस, एल्कोहोलिसिस। ठीक है, प्रोसेस का नाम है। तो समझ जाना, जैसे बोला हाइड्रोलिसिस, इट मीन्स सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल कौन है, H2O है बेटा। चलिए कॉपी कर दीजिए। तो इस पूरे का मतलब कुल मिला कितना सा है, ये जो पूरा बोर्ड अभी लिखा है आपके सामने, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है बेटा कि SN1 रिएक्शन जो है, SN1 रिएक्शन जो है वो कौन करते हैं बेटा, वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो SN1 रिएक्शन करते हैं। और वीक कौन होता है बेटा, इस तरह के जो न्यूट्रल होते हैं, और साथ ही साथ जो सॉल्वेंट भी होते हैं। कर दीजिए कॉपी। चलिए अगला आता है बेटा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अगला आता है बेटा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन के ऊपर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है, यानी कि कौन से सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। तो देखिए सॉल्वेंट की हम बात करते हैं बेटा, जैसे बहुत पहले बता चुका हूं, दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं। एक तो कौन से होता है बेटा, पोलर। एक तो कौन से होता है बेटा, पोलर, और एक कौन से होते हैं, नॉन पोलर। ये बहुत पहले बता चुका हूं, ऐसे रफली बता रहा हूं। अब पोलर में दो थे बेटा, आपको याद आया होगा कौन कौन से। एक तो था बेटा पोलर प्रोटिक, और एक कौन सा बेटा, पोलर ए प्रोटिक, है ना बेटा। तो जो अगर हम बात करें ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो H+ डोनेट नहीं करते। और जो H+ डोनेट नहीं करते हैं वो क्या करते हैं बेटा कि न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट नहीं करते हैं। न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट नहीं करते हैं। न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बना रहता है। और जो स्ट्रॉन्ग बना रहता है इसलिए एक स्टेप में रिएक्शन करवा देता है, और एक स्टेप में रिएक्शन हो जाती है, वो कौन सी होती है बेटा, SN2 रिएक्शन। देखो एक एक स्टेप बाय स्टेप ना। चलिए बहुत जल्दी हो गया, रिपीट करते हैं। ए प्रोटिक जो होते हैं, ए प्रोटिक H+ डोनेट नहीं करते, और जो H+ डोनेट नहीं करते वो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट भी नहीं कर पाते। अब जब न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेट नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि वो वीक नहीं हुआ बेटा, क्योंकि जब वो सोल्यूबल हो जाता, अगर वो सोल्यूबल हो जाता है, सॉल्वेट हो जाता है, तो फिर न्यूक्लियोफिल की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। और सॉल्वेट होने का मतलब क्या हुआ कि इसने लोन पेयर H+ को दे दिया। तो जब लोन पेयर ही H+ को दे दिया तो फिर रिएक्टेंट पे अटैक कैसे करेगा, समझ रहे हो बात को। तो H+ नहीं है तो लोन पेयर नहीं देगा, लोन पेयर नहीं देगा मतलब सॉल्वेट नहीं हुआ। इट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग बना हुआ है ना, स्ट्रॉन्ग बना हुआ है तो फटाफट एक स्टेप में रिएक्शन करवा देगा। और जो एक स्टेप में होता है वो कौन सा होता है, SN2। तो SN2 कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि ए प्रोटिक जो होते हैं वो कौन सी रिएक्शन करते हैं बेटा, SN2 रिएक्शन करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा प्रोटिक सॉल्वेंट की। तो प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, वो H+ डोनेट करते हैं, और H+ डोनेट करेंगे तो वो क्या करता है बेटा कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल को क्या कर लेंगे, सॉल्वेट कर लेंगे। कैसे कि वो H+ वाले हैं, न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर माइनस होता है बेटा, तो यहाँ पर डोनेट हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल और इनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एक बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि दोनों मिल जाएंगे बेटा। इसी को हम बोलते हैं सॉल्वेट होना। तो जब ये बॉन्ड बन जाएगा, मिल जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। पावर कम हो जाएगी, या मैं बोलूंगा हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल जब वीक हो जाएगा बेटा तो वो सिंगल स्टेप में रिएक्शन नहीं हो पाएगी। या जब न्यूक्लियोफाइल वीक हो गया, और आप जानते हो कि वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सी रिएक्शन करते हैं बेटा, SN1 रिएक्शन करते हैं। कौन सी करते हैं बेटा, SN1 रिएक्शन। चलिए तो ये था बेटा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो कौन से करेंगे बेटा, पोलर वाले, है ना बेटा। तो लिख देता हूं यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट
अब पोलर प्रोटिक क्या होता है, एप्रोटिक क्या होता है, मैं बहुत बढ़िया से बता चुका हूं बेटा। एक बार तो लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले लेक्चर में बता चुका हूं, एक बार जब इससे पहले SN2 हुआ था उसमें बता चुका हूं, और आज फिर मैंने रफली समझा दिया है ना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 रिएक्शन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल H2O, एल्कोहल, अमोनिया, RNH2 एक्सेट्रा। तो ये सब क्या होता है बेटा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। चलिए अगला आता है बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगला कौन सा आता है बेटा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो मैंने पहले भी कहा था बेटा कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो लो टेम्परेचर पे होती है, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो, यानी कि सब्स्टिट्यूशन के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत होती है बेटा ना। तो यहां पर भी आप लिख लीजिए लो टेम्परेचर फेवर्स SN1 रिएक्शन। ये सेम SN2 में भी था बेटा, क्योंकि SN1 और SN2 जो है दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है बेटा? लो टेम्परेचर पे हो जाती है। हाई पे कौन सी होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है बेटा। चलिए कॉपी कर दीजिए। अगला आता है बेटा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ये इस रिएक्शन में नया है, SN2 में नहीं था, है ना। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ये SN2 में नहीं था। बेसिकली क्या है, SN2 में जो लिविंग ग्रुप होता है बेटा, लिविंग ग्रुप किसकी वजह से निकलता है SN2 में? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है बेटा, है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है। किस पे बेटा? किस पे करता है अटैक? वो लिविंग ग्रुप पर। तो लिविंग ग्रुप निकल जाता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है SN2 रिएक्शन में। लेकिन यहां पर SN1 में क्या होता है बेटा कि लिविंग ग्रुप को पहले निकलना होता है, और लिविंग ग्रुप पहले जो निकलता है वो कौन निकालता है बेटा? कैटलिस्ट। इसीलिए अगर किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करते हो तो वो रिएक्शन फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू जिसमें कैटलिस्ट यूज नहीं हुआ होता है बेटा ना। क्योंकि कैटलिस्ट यूज करोगे तो लिविंग ग्रुप को वो फास्ट रिमूव कर देगा, निकाल देगा वहां से, तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। और कैटलिस्ट यूज नहीं हुआ तो बेटा लिविंग ग्रुप को निकलने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो रिएक्शन बहुत धीरे हो जाएगी ना। तो कैटलिस्ट कौन से बेटा? जो लेविस एसिड होते हैं। क्योंकि लेविस एसिड को क्या होता है बेटा, जैसे अगर हम समझते हैं, ये आपका एल्किल हैलाइड मैंने लिखा RX, समझते हैं बेटा ना। चलो जैसे मान लो आपके पास है एल्किल हैलाइड RX, ये आप जानते हो एक्स लिविंग ग्रुप है। अब मान लो आपने कैटलिस्ट लिया AlCl3। AlCl3 क्या बेटा? एक लेविस एसिड। कौन है बेटा? लेविस एसिड। लेविस एसिड कौन होते हैं? जिनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। ये क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए इनको लेविस एसिड बोलते हैं। इनके पास ऑर्बिटल वैकेंट होता है, तो अब इनके पास ऑर्बिटल वैकेंट होता है, इनको लोन पेयर चाहिए। और आप जानते हो हेलोजन जो लिविंग ग्रुप है उसके पास लोन पेयर होते हैं। तो कैटलिस्ट पहले क्या करेगा, जैसे कैटलिस्ट आएगा तो लिविंग ग्रुप अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर देगा, तो फिर क्या हो जाएगा कि यहां से रिमूव हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा बेटा? रिमूव हो जाएगा। तो R बच जाएगा R प्लस, और X चल जाएगा, जैसे AlCl3 और ये X आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो देखो क्या हुआ, X तो निकलना ही था, लेकिन अब इनकी वजह से क्या हो जाएगा? जल्दी निकल जाएगा बेटा, है ना। इनकी वजह से क्या निकल जाएगा? ये जल्दी निकल जाएगा, आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और अगर ये नहीं होता तो ये जो निकलने में यहाँ से थोड़ा टाइम लग जाता उसको बेटा, यहाँ से निकलने में थोड़ा टाइम लग जाता। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख देता हूं बेटा मैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में आप क्या लिखोगे कि लेविस एसिड, जो लेविस एसिड होते हैं, लेविस एसिड कौन होता है बेटा? लेविस एसिड वाले कैटलिस्ट, लेविस एसिड वाले कैटलिस्ट जैसे कि AlCl3, SbCl5, BCl3, FeCl3, FeBr3 एक्सेट्रा। तो इनकी प्रेजेंस में क्या होती है बेटा कि रेट जो होती है, रेट वो क्या होती है बेटा? रेट ऑफ एसिमिलेशन इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखना अगला। चलिए ये नहीं होगा तो क्या होगा?
लेविस एसिड नहीं होगा तो क्या होगा, लिविंग ग्रुप को निकलने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, और ये होंगे तो लिविंग ग्रुप इनको लोन पेड देके जल्दी निकल जाएगा बेटा यहाँ से। चलिए, ये थोड़ा 11 में भी आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर था आपके, वहां पर जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं बेंजीन की, वहां पर भी आपने पढ़ा होगा बेटा, और पढ़ा है, याद है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं याद आ रहा, नहीं पढ़ा तो बेटा आपको याद कर लेना, पढ़ लेना, 11th क्लास में था आपके। चलिए, तो ये थे बेटा SN2 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। अब थोड़ी सी हम बात कर लें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर भी, कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, क्या बनेगा। वैसे हम प्रोडक्ट के बारे में अच्छी खासी बात कर चुके हैं बेटा, कि जो प्रोडक्ट बनता है उसमें दो बनेंगे, एक तो इनएंशियोमर बनेगा और एक क्या बनेगा, इनएंशियोमर बनेंगे, एक रिटेंशन वाला होगा बेटा और एक इन्वर्जन वाला होगा, है ना। और जो रेसिमिक मिक्सचर होगा, ठीक है, थोड़ा सा इन्वर्जन का परसेंटेज ज्यादा होगा, ये इतना सिर्फ बात फिर भी कर लेते हैं। चलिए, तो अगला लिख लीजिए बेटा, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। चलो, पहला तो क्या बेटा कि इन SN1 रिएक्शन rate determining step involve formation of planar कार्बोकैटायन, है ना बेटा। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, जो स्लो स्टेप होती है, उसमें क्या बनता है बेटा, क्या होता है, एक प्लेनर मॉलिक्यूल बनता था ना, इंटरमीडिएट बनता है कौन, कार्बोकैटायन, जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, क्या होती है, ट्रायगोनल प्लेनर हम बोलते हैं। चलिए, पहली बात तो ये। दूसरा ये होता है बेटा कि जो कार्बोकैटायन बनता है, तो आप जानते हो कार्बोकैटायन में 3 ही वैलेंसी होती है, तो 3 वैलेंसी के बाद जो ये वेकेंट ऑर्बिटल बचा, ये वेकेंट का p ऑर्बिटल जो बचा, ये आपसे पूछ ले कि ये कौन से प्लेन में होते हैं, तो याद रखना बेटा कि ये जो ट्राइंगल की जो 3 वैलेंसी होती है, ये तो प्लेन में होती है बेटा, किसमें होती है, तो प्लेन में होती है, ये प्लेन ऑफ पेपर में होती है। और जो वेकेंट ऑर्बिटल में होता है बेटा, ये परपेंडिकुलर होता है ना बेटा, ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एक तो एबोव द प्लेन होगा और ऐसे एक बोर्ड के नीचे होगा, एक तो एबोव द प्लेन होगा बेटा और एक बिलो द प्लेन होता है ना, एक एबोव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। इट मीन्स जो वेकेंट p ऑर्बिटल होते हैं, वेकेंट p ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, है ना बेटा। तो ये चीज भी आप थोड़ा सा याद रखना बेटा, लिख देता हूं, नोट डाउन कर देता हूं। कार्बोकैटायन, ये इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें जो बेटा है, इनको याद रखना थोड़ा सा। कार्बोकैटायन consist of a vacant p orbital, जो कि क्या होता है बेटा, which is perpendicular का साइन क्या होता है बेटा, ये वाला, तो ऐसा भी समझ सकते हो, which is perpendicular to the plane of molecule, जो मॉलिक्यूल का प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर होता है बेटा, है ना। चलिए, एंड दूसरी चीज, एंड इज अकिरेल। देखो, अकिरेल का मतलब क्या, ये थोड़ा दूर नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, देखो ध्यान से देखना बेटा, कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं इज ए किरेल और मैं लिखू इज अ किरेल, दोनों में बहुत फर्क है बेटा, है ना। अगर मैं लिखा इज ए किरेल तो ये बोलेगा कि किरेल मॉलिक्यूल है ना। मैं लिखा अ किरेल यानी कि किरेल नहीं है, तो मैं लिख रहा हूं अ किरेल। अ किरेल कैसे बेटा, कि इसके जो कार्बोकैटायन के पास कितनी वैलेंसी होती है, 3 ही तो वैलेंसी होती है। किरेल होने के लिए कितनी वैलेंसी की जरूरत होती है बेटा, 4 वैलेंसी की। 4 वैलेंसी अलग अलग कंपाउंड से होनी चाहिए, लेकिन इसके पास तो वैलेंसी 3 बची, तो वैलेंसी 3 बची तो किरेल तो हो ही नहीं सकता, तो परमानेंटली क्या होता है, अकिरेल मॉलिक्यूल होता है। कौन होता है, कार्बोकैटायन। क्या होगा बेटा, इसका रिएक्टेंट कुछ भी हो, जो ये कार्बोकैटायन है इंटरमीडिएट, इसका रिएक्टेंट कुछ भी हो, चाहे किरेल हो या अकिरेल, इसका प्रोडक्ट कुछ भी बने,
इंटरमीडिएट के बाद चाहे प्रोडक्ट क्रेल बन जाए, लेकिन ये इंटरमीडिएट तो एक क्रेल ही रहेगा हमेशा, ये आप जरूर ध्यान रखना बेटा, है ना। चलिए कॉपी कर दीजिए बेटा। अगला पॉइंट आता है बेटा कि जैसे मान लो अब ये जो कार इंटरमीडिएट है ये क्या रहेगा बेटा, ए क्रेल है। अब जैसे मान लो प्रोडक्ट बन जाए, है ना, तो प्रोडक्ट बनने के बाद अगर वो कार्बन जो है वो क्रेल कार्बन में कन्वर्ट हो जाए, यानी जो अक्रेल इंटरमीडिएट है वो क्रेल कार्बन में क्रेल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, तो वहां पर दो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा। आप जानते हो रिटेंशन वाला और एक इन्वर्जन वाला, दोनों क्या रहेंगे बेटा, इनएंशियोमर है। तो वहां पर सॉल्यूशन जो बनेगा वो रेसेमिक मिक्सचर बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा परसेंटेज किसका ज्यादा होगा बेटा, इन्वर्जन का ज्यादा होगा। चलिए, इफ अक्रेल कार्बन, इफ अक्रेल कार्बन इसका बेटा इंटरमीडिएट का ना, इफ अक्रेल कार्बन इज converted to किसमें बेटा, टू अ क्रेल, है ना बेटा, क्रेल कार्बन। तो फिर क्या होगा बेटा, देन मैक्सिमम रेसेमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। क्या होगा बेटा, मैक्सिमम रेसेमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। लेकिन याद रखना बेटा, विद रेसेमिक मिक्सचर तो, लेकिन विद सम इन्वर्जन प्रोडक्ट। ऐसा मान लेते हैं कि जैसे अगर 50-50 होता है, जैसे डी और एल, यानी कि डी मतलब जैसे एक रिटेंशन हो जाएगा और एक इन्वर्जन, अगर 50-50 होता है तो क्या वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट रेसेमिक मिक्सचर हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि सपोज दैट ये 49 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, 51 हो जाएगा, तो जो रिटेंशन वाला है थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, इस तरह से। तो ये था बेटा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में, है ना। चलिए कॉपी कर दीजिए। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, थोड़ा सा एग्जाम्पल क्या है, आपके पास है CH3 CH2 और CH3। अब मान लेते बेटा यहाँ पर ये आपको ऐसा लगा के दिया है, सपोज दैट ये ऐसा लगा के दिया, ऐसा क्या अबव द प्लेन लिखा है, क्या लगा है, अबव द प्लेन क्लोरीन है। अब आप रिएक्शन किससे कर रहे हो बेटा, H2O से। अब आप जानते हो कि H2O जो है, H2O यहाँ पे क्या है बेटा, ये H2O क्या है, सॉल्वेंट है। H2O यहाँ पे क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। और आप जानते हो H2O सॉल्वेंट क्या है बेटा, वीक न्यूक्लियोफाइल। और वीक न्यूक्लियोफाइल तो रिएक्शन कौन सी बेटा, SN1 की मतलब दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब दो प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप जानते हो सबसे पहले क्या होगा बेटा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, और लिविंग ग्रुप निकल जाएगा तो क्या होगा, CH3 CH2 और CH3। तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, ये इंटरमीडिएट बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा इंटरमीडिएट वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा, दो प्रोडक्ट बनेगा। कैसे, अगर एक बार OH जो है वो एक OH क्या होगा बेटा, इस साइड से अटैक करेगा, और एक बार OH क्या होगा बैक साइड से अटैक करेगा। तो जब आगे सामने से अटैक करेगा बेटा तो OH भी सामने ऐड हो जाएगा, यानी कि एबोव द प्लेन से, है ना, एबोव द प्लेन पे अटैक करेगा बेटा, तो एबोव द प्लेन पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दूसरा अगला क्या है बेटा, कि वो बिलो द प्लेन। अब सोचो एबोव द प्लेन का बैक साइड क्या होता है, एबोव द प्लेन का बैक साइड क्या होता है बेटा, बिलो द प्लेन। तो अगर बिलो द प्लेन से अटैक करेगा तो वो कहां पे ऐड हो जाएगा बेटा, बिलो द प्लेन पे ऐड हो जाएगा, है ना। अब आप बोलोगे ऐसा पीछे क्यों नहीं बनाया बेटा, क्योंकि अगर देखो सिंपल होता, ऐसे सिंपल वाली वैलेंसी होती तो आगे सिंपल वाली वैलेंसी होती तो मैं पीछे से भी बता सकता बेटा, लेकिन ये क्या है, एबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो इनमें इधर उधर दिखा, ऊपर दिखाओ या नीचे दिखाओ तो कोई फर्क नहीं है। फर्क किस चीज का है, आपको ऐसे डेज से दिखाना पड़ेगा। ये OH, ये एबोव द प्लेन, और एक ये पीछे से अटैक किया इसलिए बिलो द प्लेन। बाकी वैलेंसी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। अब आप देखो कार्बन क्रेल है, देखो हाँ ये बिल्कुल एक कार्बन क्रेल है। अगर ये कार्बन क्रेल है बेटा तो जो दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके ना, वो कौन सा होगा, अगर एक D है तो दूसरा क्या होगा बेटा, L होगा। इस प्रोडक्ट को हम कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे बेटा, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बोलेंगे। उसको कौन सा बोलेंगे बेटा, इन्वर्जन वाला
प्रोडक्ट बनेगा, और दोनों जो बनेगा दोनों मिलकर क्या बनेगा बेटा, रेसेमिक मिक्सचर बनेगा। तो इस तरह से SN1 रिएक्शन की कहानी है। तो बहुत सारे एग्जांपल भी करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ SN1 रिएक्शन समझाया कि होता है क्या, तो आप SN1 रिएक्शन को बढ़िया कर लें। चलिए आज के लिए इतना काफी बेटा, हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए।